अस्सलाम वालेकुम। आज वो टॉपिक का नाम एंजाइम स्ट्रक्चर जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं और जिससे मिलकर बनते हैं, मेड अप होते हैं, उसका नाम वन या मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। सारे एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है, सिर्फ एक को छोड़कर उसका नाम राइबोजाइम्स है। ये जो राइबोजाइम्स ये कुछ ऐसा एंजाइम का ग्रुप है जो कि आरएनए से मिलकर बनता है और ये राइबोजाइम्स आपको राइबोसोम्स के पास नज़र आते हैं। मैं एक राइबोजाइम्स की एक एग्जांपल बताता हूँ, उसका नाम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है। जिसकी जिम्मेदारी पेप्टाइड बॉन्ड को बनाना ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान पेप्टाइड बॉन्ड के बनाने की जिम्मेदारी पेप्टाइड ट्रांसफर रेस की है, जो बेसिकली क्या है, राइबोजाइम्स की है। ये मैं आपके सामने एंजाइम का शेप और जो एक्टिव साइट का कंपोनेंट्स है वो डिटेल में बताने लगा हूं। ये आपके सामने एक एंजाइम है, प्रोटीन इन नेचर है और इसका जो मोलिकुलर वेट है 10,000 से लेकर 1 मिलियन डाल्टन तक चला जाता है। ये जो एंजाइम्स है ये टर्शियरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर रखता है, जो आपके सामने मैंने एंजाइम बनाया है। ये इसकी खालिस जगह है, इस खाली जगह को कहते हैं एक्टिव साइट है, जो 3 से 12 अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। ये कैटालिटिक साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट के अंदर। ये कैटालिटिक साइट है। इस जगह पे चार्ज बेरिंग साइट, यहाँ पे चार्ज होता है। ये 3 डायमेंशनल कैविटी है। ये सारी जो डेफिनेशन मैंने बताई ये किसकी बेटा है, एक्टिव साइट की। कैटालिटिक साइट भी कह सकते हैं, चार्ज बेरिंग साइट भी कह सकते हैं, 3 डायमेंशनल कैविटी का नाम भी आप दे सकते हैं। इसी एक्टिव साइट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक दफ़ा इसको बाइंडिंग साइट भी कहते हैं और एक दफ़ा आप इसको कैटालिटिक साइट का भी नाम दे सकते हैं। बाइंडिंग साइट का मतलब ये है कि इसके पास कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं एक्टिव साइट के पास, जो बॉन्ड्स बनाने में मदद देते हैं सबस्ट्रेट के साथ। जब सबस्ट्रेट इसके साथ जुड़ेगा तो जो बॉन्ड्स बनाने में मदद देंगे वो कुछ अमाइनो एसिड्स हैं। उनके लिहाज से आप इसको बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। अगर मैं इस एक्टिव साइट की बात करते हैं, इसको आप कैटालिटिक साइट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है एक्टिव साइट के पास जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस वजह से आप इन अमाइनो एसिड्स की वजह से आप इसको कैटालिटिक साइट का नाम भी दे सकते हैं। जो एक्टिव साइट्स होते हैं ये आपके सामने याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं। ये जो डायग्राम है या तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है या तो आपके सामने ये टर्शरी फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की। इस जगह पर यहाँ पे आप क्वार्टनरी नहीं कह सकते, क्वार्टनरी मैं पूरे एंजाइम को कह रहा था। ये जो एक्टिव साइट है यहाँ पे सेकेंडरी होगी या टर्शियरी फोल्डिंग होगी किसकी बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन्स की। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक एंजाइम है एल्डोलेस। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि बना होता है ग्लाइसिन, हिस्टिडीन और एलानिन अमाइनो एसिड्स होते हैं इसकी एक्टिव साइट के पास। तो ये आपने याद रखना कि हर एक की जो एक्टिव साइट है वो बड़ी मखसूस होती है। जैसे एल्डोलेस एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट है वहाँ पे आपको ग्लाइसिन, हिस्टिडीन और एलानिन अमाइनो एसिड्स नज़र आते हैं। चले मैं डिटेल बताने के साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एंजाइम और ये एंजाइम के साथ क्या अटैच हो रहा है, रिएक्टेंट अटैच हो रहा है। जो एक्टिव साइट के साथ जुड़ने वाला है इसको रिएक्टेंट कहते हैं। जो अटैच होता है किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ। मगर जब ये अटैच होगा तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है जिसके जरिए जुड़ता है। अब उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। तो रिएक्टेंट का इस एंजाइम के साथ जुड़ना एक्टिव साइट के साथ क्या है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन की मदद से जुड़ता है और उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का नाम भी दे सकते हैं। ये आपके सामने जो एंजाइम है ये आपके सामने एक जगह, इसको नाम देते हैं देयर कोफैक्टर साइट, और इस जगह पे जुड़ने वाला वो क्या होगा, कोफैक्टर होगा। ये कोफैक्टर है। ये बेसिकली एंजाइम का वो हिस्सा होता है जो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम है, आप इसको कोफैक्टर कहते हैं। इस कोफैक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अटैचमेंट करवाना सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट के साथ। मतलब ये इसके साथ अटैचमेंट करेगा, पर इसकी अटैचमेंट में जो जिम्मेदारी है वो किसकी होगी, कोफैक्टर की होगी। कैटालिटिक प्रोसेस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना रिएक्टेंट के अंदर, सॉरी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना प्रोडक्ट के अंदर, ये कैटालिटिक प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट करता है वो भी कोफैक्टर है। मतलब ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना है, पर ये कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है वो कैटालिटिक प्रोसेस है। इसमें भी जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन होगा, कोफैक्टर होगा। इवन जो एंजाइम की जो फाइनल शेप जो अटेन होती है एक्टिव साइट की, ये भी उस वक्त होती है जब कोफैक्टर अटैचमेंट होती है। जब कोफैक्टर जुड़ेगा तो एक्टिव साइट की जो फाइनल शेप होगी वो एंजाइम क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। ये जो कोफैक्टर जिसको मैं नॉन प्रोटीन पार्ट का है, ये हमारे पास
तीन तरह के होते हैं, एक्टिवेटर, कोएंजाइम और प्रोस्टैटिक ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं। एक्टिवेटर कौन होता है? कोफैक्टर। कोएंजाइम कौन से वाले कोफैक्टर होते हैं? और प्रोस्टैटिक ग्रुप कौन से वाले कोफैक्टर होते हैं? अगर मैं कहता हूँ एक्टिवेटर, दीज आर ओनली अटैच टू द एंजाइम, ये वो कोफैक्टर होते हैं जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं। जब सबस्ट्रेट गेट्स बाइंड, जब सबस्ट्रेट जुड़ता है उस वक्त अटैच होने वाले जो कोफैक्टर वो एक्टिवेटर है। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये जुड़ने के बाद उतर भी जाता है। दे आर डीटैचेबल कोफैक्टर, ये जुड़ने के बाद उतर भी जाता है। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं जो कि एक्टिवेटर है, जैसे मेटालिक आयंस, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया और जिंक हो गया। ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक आयंस क्या बेटा? एक्टिवेटर है। इनकी खासियत है ये जुड़ने के बाद उतर जाते हैं, डीटैचेबल है, और ये उस वक्त जुड़ते हैं जब क्या होता है? सबस्ट्रेट अटैच होता है एंजाइम के साथ। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ग्लूकोज और एटीपी का आपस में रिएक्शन हुआ, एंजाइम था हेक्सोकाइनेज, पर हेक्सोकाइनेज इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए इसको कोफैक्टर की जरूरत है, और उस कोफैक्टर का नाम मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की मदद से हेक्सोकाइनेज ने क्या काम किया? इनका आपस में रिएक्शन करवाया और बना दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और एटीपी किस में कन्वर्ट होगी? एडीपी में। ये पूरे रिएक्शन को चलाने के लिए एंजाइम हेक्सोकाइनेज है, पर इसका जो कोफैक्टर उसका नाम क्या बेटा? मैग्नीशियम आयन है। कोएंजाइम ये भी क्या कोफैक्टर है? याद रखिए ये वो कोफैक्टर जो लूजली अटैच होता है एंजाइम के साथ, मतलब ये भी लूजली अटैच होगा जब सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा एंजाइम के साथ, मतलब ये भी उस वक्त अटैच होता है जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है, और ये भी उतर जाता है क्योंकि ये लूजली अटैच है, तो ये भी क्या? डीटैचेबल है। पर इसकी जो एग्जांपल है वो डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स हैं, जैसे एटीपी, एनएडी और एफएडी। ये सारी एग्जांपल किसकी है? दे आर कॉल्ड कोएंजाइम है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर आ जाए तो एक्टिवेटर है, अगर डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स एटीपी, एनएडी, एफएडी आ जाए तो याद रखना ये कोएंजाइम है। ठीक है, इसमें एग्जांपल देता हूं, इथाइल अल्कोहल है, इसको कन्वर्ट किया गया एसेटल्डिहाइड में, और इससे क्या बनाया गया? NADH2 को बनाया गया। ये जो एंजाइम था उसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, पर ये अकेला नहीं काम कर सकता, इसके साथ जरूरत है NAD की, और ये NAD क्या है? ये कोएंजाइम है। ठीक है, तो ये इस एंजाइम की जरूरत है, ये कोफैक्टर है, पर इस कोफैक्टर का नाम क्या है? कोएंजाइम्स है। अगर मैं कहता हूं ऐसे कोफैक्टर जो एंजाइम के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, अटैच होते हैं, फिर उतरते नहीं हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड हो जाए एंजाइम के साथ, परमानेंटली अटैच हो जाए, नॉट डिटैचेबल, जो उतरते नहीं हैं, आप इनको प्रोस्टैटिक ग्रुप का नाम देते हैं। जैसे आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग, ये एक रिंग है, इसके पास आयरन मौजूद होता है। ठीक है, आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग है, जो किसके साथ अटैच होता है? एक एंजाइम के साथ जिसका नाम साइटोक्रोम एंजाइम है। ये इसका बॉडी का पार्ट ही बन जाता है, इससे उतरता नहीं है, ये जो रिंग है इससे हटता ही नहीं है, इसके साथ अटैच है, कोवलेंटली बॉन्डेड है। आप इस आयरन कंटेनिंग पोरफायर रिंग को क्या नाम देंगे? दे आर कॉल्ड प्रोस्टैटिक ग्रुप है।